बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल। मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और मेरी तरह इसका लेजी स्टार्ट ना हो। आज तो ऐसा लग रहा है ना, बस आंखें नहीं खुल रही यार। पता नहीं शायद मौसम का असर है या फिर पता नहीं क्या है, कुछ है ऐसा। मुझे लगता है सावन का भी असर है। कुछ कहते हैं सावन में जरा स्लो होता है थोड़ा सा मे बी, लेकिन अभी अपनी सारी सुस्ती हमने मौसम पे सावन पे डाल देनी है। इसमें तो हम एक्सपर्ट है ना, अपना मलबा किसी और पे गिराने के। इसकी तो एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल भी सामने आ गई है जनाब। अगर बात करें पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी की, तो जो T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी रही, उस पर जो ऑपरेशन क्लीन अप जिसका हमने जिक्र किया था वो शुरू हो चुका है। और पीसीबी ने टीम परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, क्रिकेट माहिरीन और शदीद अवामी तनकीद के बाद सिलेक्टर अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को ओहदे से फारिग कर दिया था। और ज़रा ये बताते हैं कि वहाब और रज़ाक पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने टीम सिलेक्शन में उन खिलाड़ियों की हिमायत की थी जिन्होंने परफॉर्म आगे जाकर नहीं किया। और वहाब रियाज ने ट्विटर पर एक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा कि सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर दबाव बढ़ाने के हवाले से बयानात से वो इत्तफाक नहीं करते, क्योंकि एक वोट 6 पर कैसे हावी हो सकता है, ये सवाल उन्होंने उठाया। मीटिंग मिनट्स में सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। और दूसरी जानिब कौमी टीम के जो सीनियर मैनेजर वहाब रियाज हैं और मैनेजर मंसूर राना है, उनको डिसिप्लिन बरकरार न रखने पर टीम की मैनेजमेंट से भी निकालने का फैसला हो गया। सर्जरी का आगाज हो गया ना, ये चलें, अच्छी बात है। एक वैसे कभी कभी कहता हूँ कि हमारे आइन के अंदर ने एक शिक जज्बात की भी होनी चाहिए। जज्बात को मजरू करने का इल्जाम है उन पे, उस पर भी सजा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जज्बात मजरू होते हैं हमारे। खैर जनाब, अब जो सोर्सेज है वो ये भी कह रहे हैं कि कोचेस की रिपोर्ट में शाहीन शाह अफरीदी के गैर संजीदा रवैये की भी शिकायत की गई है। ओके, वेल पॉइंटेड आउट। वहाब रियाज साहब ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। ये भी कहा गया है सिलेक्शन कमेटी की जो असर नौ तश्कील है, इसके साथ टीम इंतजामिया में भी नए चेहरे लाने की तैयारियां हो रही है। कौमी सिलेक्शन कमेटी के अरकान की तादाद कम करने का फैसला हुआ है। और जो नई सिलेक्शन कमेटी है इसके हवाले से ये भी है कि ये 4 अराकीन पे मुश्तमिल होगी। कोचेस वुड बी द पार्ट ऑफ द टीम बाय द वे। ये बड़ा अच्छा है कि कोचेस की राय होनी चाहिए और जो जिस फॉर्मेट का कैप्टन होगा वो भी टीम सिलेक्शन के अंदर हिस्सा लेगा, उस कमेटी में वो भी शामिल होगा जब टीम सिलेक्ट की जाएगी। सो दिस इज एक्चुअली गुड और एक अच्छा फैसला है। देखते हैं आगे जो डेवलपमेंट्स हो रही है, हम आपको आगाह रखेंगे और उम्मीद करें कि अच्छी डेवलपमेंट्स हो, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। ऐसा ही है। पॉजिटिव डेवलपमेंट एक और भी है। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं और सिबल सुहेल और वेरोनिका सुहेल दोनों बहनों ने स्क्वाड इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। और सिबल सुहेल 52 जबकि वेरोनिका जो है वो 57 किलो कैटेगरी में हिस्सा ले रही थी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ताउन से ये 3 पावर लिफ्टर गेम्स में शामिल हैं। इनकी तीसरी जो बहन है 13 जुलाई को ये तीनों जो हैं वो इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग में भी पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। वाओ, ये तीनों बहनें हमारे शो में आ चुकी हैं और बहुत ज़बरदस्त ये प्लेयर्स हैं, मुख्तलिफ औकात में परफॉर्म करती रहती हैं कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए। सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू, 3 ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर विनिंग दिस। बोर्ड का भी शुक्रिया जिन्होंने आखिर एक किसी को तो सपोर्ट किया है। चलें, स्पोर्ट्स बोर्ड का बस क्या ही हम शुक्रिया किसी को तो सपोर्ट किया है किसी तो वो अपनी नौकरी भी तो बचानी है ना, कुछ ना कुछ नजर भी तो आना चाहिए। खैर जी, ये हमने स्पोर्ट्स के हवाले से कोशिश की, बड़ी ढूंढ के औखी सोखी हम कोई अच्छी खबरें लेकर आए आपके लिए, वो हमने कर दिया। अब मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, सियासत में क्या है, इकोनॉमी में क्या है, इस पर हमने बात करनी है आज की बड़ी खबर में। जनाब 190 मिलियन पाउंड जो रेफरेंस है वो साबिक वफाकी वजीर और साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ परवेज़ खटक ने उस हवाले से अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। उसकी कल समाअत थी। इस मौके पर जो बानी चेयरमैन PTI हैं और बुशरा बीबी वो भी कमरे में उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे। परवेज़ खटक ने अपने बयान में ये कहा कि नैब ने 2023 मई में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया था और उस वक्त शहजाद अकबर ने काबीना को ये बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर जो बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम है बरतानिया में पकड़ी गई है और ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। जबकि साबिक वफाकी वजीर ने अदालत में रिकॉर्ड करवाए गए बयान में कहा कि 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है काबीना मीटिंग में इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया था, जिस पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज भी किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए और इजाफी एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई। उधर बानी PTI ने सहाफियों से जब गैर रस्मी गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस जो हैं वो मेरे केसेस पर समाअत ना करें। किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम
बनाना, जो ये बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता है ऐसा, करप्शन मैशत के लिए तबाहकुन और मनफी असरात मुरतब करती है, उनकी जानिब से कहा। बिल्कुल, और मजीद कहा कि पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा, एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। दैट इज द स्टेटमेंट। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्त है उस पर फैसला महफूज है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में फुल कोर्ट है 13 रुकनी, जिसने ये फैसला महफूज किया है। मुशावरत मुकम्मल हो गई है। इम्कान था कि फैसला कल शायद आ जाए, लेकिन आज भी चांसेस हैं। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। आइंदा 1-2 रोज़ में आने के चांसेस हैं फैसला, वैसे ही देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। इस फैसले के मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे, इस पर भी बात करनी है। दूसरी जानिब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट है, हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब साहब की खबर के मुताबिक। वो कहते हैं कि मुझे आई एम द मेकर एंड द ब्रेकर, मुझे पार्टियां बनाना भी आता है, हुकूमतें बनाना भी आता है और हुकूमतें तोड़ना भी आता है। ये भी हमने देखना है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं। रहनुमाओं ने यहाँ पर मौजूद जो लाहौर में थे, क्योंकि जरदारी साहब उन्होंने सदर मुमलिकत से शिकवा किया कि जो हुकूमत पंजाब है और वफाकी हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से ताउन नहीं करी, हमें पूरा हक नहीं दिया जा रहा। टिकट होल्डर्स ने भी कुछ शिकायत की उनके सामने। तो किस टाइप की पॉलिटिक्स अब जरदारी साहब पंजाब में कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इससे पहले वो तनकीद करते रहे हैं, उनके फर्जंद तनकीद करते रहे हैं। सो इंटरनली दे आर डिफरेंट पीपल, इंटरनली दे आर द डिफरेंट पार्ट, बट व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिक्स एंड टू द गवर्नमेंट तो उस वक्त ये एक हो जाते हैं। ताज़ा तरीन क्या है, इसी पे हमने तबसरा ले रहे हैं और हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आमिर साहब, ये जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है और परवेज खटक का जो बयान है वो रिकॉर्ड हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये 31वें गवाह थे जो केस नैब ने दायर किया है और परवेज खटक ने वही बात कही है जो इमरान खान की काबीना जो उस वक्त मौजूद थी, उस वक्त भी लोगों से जब सवालात हुए तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि हमारे सामने कुछ नहीं आया था, बंद लिफाफा था और उसकी मंजूरी ले ली गई कि ये एक ऑफिशियल सीक्रेट है जिसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो परवेज खटक ने ना कोई बात बढ़ाई है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने इमरान असकर, मैंने सारी सिचुएशन उनसे पूछी थी कल जब ये बयान दे के निकले, तो उन्होंने वही बात कही है। और मसला है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास इख्तियार है और 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो पाकिस्तान की स्टेट को मिले थे। आपने उसे काबीना की मंजूरी से एक जुर्माने में बदल के और सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में डाल दिए जो एक्सक्लूसिवली जुर्माने के लिए बनाया गया था। तो जो रकम अब आके सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है, ये जुर्माने में नहीं जा सकती, जो चली गई, ये है इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल, पोजीशन का फायदा उठाना, जो नैब का कानून जो इसमें बेशुमार लोग पकड़े गए कि आप प्राइम मिनिस्टर हो के और आपके साथ वहां पे शहजाद अकबर जो आपके एडवाइजर हैं, स्पेशल असिस्टेंट है, वो ला के एजेंडे में और बात भी नहीं करते। ये केस सिर्फ इतना है, बाकी जो मर्जी हम, क्योंकि उसके साथ फिर वो बनता है कि अल कादिर ट्रस्ट में आपको बदले में आपने ये फायदा लिया, जमीन ली, फलां ली, ढिमका ली। एक्चुअल इशू इतना है कि आपने अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल किया। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब बड़ा अहम ये नुक्ता है, ये जो आज मखसूस नशिस्तों वाला है और मुसलसल थोड़ा सा मामला लटक भी गया है, मुझे लगता है कि लंबा हो गया है। और कल भी हमें खबरें ये मौसूल हुई कि कोई इत्तेफाक नहीं हो पा रहा किसी ऐसे फैसले के ऊपर जो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के सियासी अमल के ऊपर दूरस नताइज का हामिल हो, ऐसा नहीं हो पा रहा। अब क्या नजरिया ज़रूरत कहीं पे आड़े आ रहा है आमिर साहब, या आ सकता है? सब्जुडिस मैटर है, हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते इसको, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को, क्या अनफोल्ड हो रहा है? हम इस केस में इसलिए सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें मौजूद जज साहिबान ने सब कुछ कहा। ठीक है, तो हम तो उसी पे बात करेंगे ना, हम फैसले पे तो नहीं जा रहे। ठीक। तो फैसला जब जैसे कल फुल कोर्ट मीटिंग हुई तो देखें 13 जज जब बैठते हैं ना, तो एक इशू तो ये है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीट मिलनी है या नहीं। सवाल पहला यही है। सही है। तो उस पे पता चल जाता है कि जी अक्सरियत किस तरफ है। अगला सवाल ये आता है कि क्या अगर ये नहीं मिलनी, जो कि बज़ाहिर मेरी नजर में मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई मखसूस नशिस्त जमा नहीं कराई थी लिस्ट, और ना ही वो अपने नाम पे इलेक्शन लड़े थे। जो आइन बिल्कुल वाज़ेह है इसके ऊपर। वो जो आपने नजरिया जरूरत की बात की, वो बात दो तरह से आई। फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे थे, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, कि आप हमें जो है ना प्रोग्रेसिव तशरीह कर दें आइन की, और नजरिया जरूरत के तहत बात कर रहे थे अतर मिन्नल्लाह साहब के लोगों के वोट का क्या होगा, क्योंकि आइन और कानून वाज़ेह हैं। अच्छा, अब इसमें अगर तकसीम है कि नहीं मिलनी, ज्यादा अगर बिलफर्ज हम माल करते हैं कि जी ये नहीं मिलती, तो फिर किसको मिलनी चाहिए?
काजी फायद ईसा ने पहली या दूसरी समात में फैसल सिद्दीकी से पूछा था, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था ये बताएं कि क्या ऐवान में नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा इस बात को मैं दोबारा पूछ रहा हूँ और हम नोट करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ नहीं दी जा सकती। अगले दिन उन्होंने कुछ वजाहत देने की कोशिश की थी फैसल सिद्दीकी साहब ने, कि उनको समझ आ रही थी कि क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, कि अगर फैसला ये हो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वकील भी ये कहे कि ये खाली नहीं रखी जा सकती, तो किसको जानी है। तीसरा इसमें पॉइंट यह आ गया, जब अटॉर्नी जनरल आए आखिर में, तो उन्होंने 2002 से लेके अब तक ये बताया कि जब भी जितने भी अदादा रकीन आए तो उनके लिए कोई सीटें इसलिए नहीं रखी गई, बल्कि ऐवान में जितनी जमातें मौजूद थी उनका कोटा भी, क्योंकि जाहिर है उनका तो गिना नहीं जा सकता कि आजाद है, वो भी लोगों को तकसीम किया गया। अब इशू ये आ रहा है कि जी अगर उनको देनी है जिनको इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट ने देनी है, तो जो लोग ये बात तो कह रहे हैं कि नहीं बनती सीटें सुन्नी इत्तेहाद की, लेकिन उसमें मंसूर अली शाह साहब और कुछ, मंसूर अली शाह साहब वो जज हैं, मैं थोड़ा सा देखने वाले और सुनने वालों के लिए तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का केस आया था आसिफ सईद खोसा साहब की अदालत में, तो मंसूर अली शाह साहब वो जज थे जिन्होंने ये कहा था कि इसे पार्लियामेंट भेज देते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि कुछ जजेस ये तजवीज कर दें, हम इम्कानात पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जी इस मामले को पार्लियामेंट को ही हल करना चाहिए और जाहिर है वो आईनी तरमीम से ही हल होगा। अब इसके ऊपर क्या फैसला आता है वो शायद आज सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आ जाए, क्योंकि बुनियादी सवाल तय हो चुके हैं। इख्तलाफ राय जो मर्जी है, कल मामला जो फुल कोर्ट मीटिंग में है ना वो तय हो चुका है। अब है उसको लिखना, क्या आप इंतहाई 3 लफ्जों में आके बयान कर देंगे, कुछ लोग इख्तलाफी नोट लिखेंगे, कुछ इजाफी नोट लिखेंगे, तो इन सब को तय करने में हो सकता है कि जज साहिबान में हो कि हम अपना अपना इजाफी नोट या कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो टाइम मांगा उन्होंने कि भाई आज का दिन रख लें, और हो सकता है कि टी ब्रेक तक तय हो जाए कुछ, और उस वक्त काज लिस्ट आ जाए कि जी सप्लीमेंट्री हम लगा रहे हैं, क्योंकि ये फैसला बहरहाल कोर्ट के अंदर सुनाया जाए। अच्छा, तो आमिर साहब ओवरऑल क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी फिर अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती है मखसूस नशिस्तें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या अगला लाहेमल होगा या रद्द अमल क्या होगा? उस पर मैं आपको फिर कल अडियाला जेल की अदालत की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा था, खान साहब आपने भूख हड़ताल का कहा था, हाँ, तो आप कब करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं कुछ फैसलों का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने ना अदलिया कहा ना कुछ, तो मेरा ख्याल है कि वो इद्दत वाले केस और इन सीटों के केस का इंतजार कर रहे हैं, फिर वो कोई पॉलिटिकल लाहेमल साथ साथ बनाएंगे। तो आमिर साहब आप ऐसे लगता है बार बार रिमाइंड करा रहे हैं, आप भूख हड़ताल करा के छोड़ेंगे खान साहब की, ऐसा लगता है? लगता नहीं है मुश्किल काम है। मुश्किल तो है, मुश्किल तो है। अच्छा, अब ठीक है, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करें कोर्ट्स के लिए इटसेल्फ, क्योंकि आपको मालूम है कि जो तहरीक इंसाफ है मुसलसल चीफ जस्टिस के हवाले से अपनी रिजर्वेशन का इजहार करती आई है, तो इन केस ये फैसला जाहिर बात है अप टू द मेरिट होगा, कोर्ट ने तो आइन और कानून की तशरीह करनी है अपने लिहाज से, लेकिन और वो फैसला किसी एक पार्टी को रास नहीं आएगा, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ भी हो सकती है या हुकूमत भी हो सकती है। तो अगर इन केस नहीं होता तो कोर्ट के अपने इमेज के हवाले से और चीफ जस्टिस को जो अलहदा होने की बातें करी थी तहरीक इंसाफ, इस चीज को फिर आप जोर पकड़ता देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक्सटेंड करने का सोच रही है तमाम जजेस की सर्विसेज को। नहीं, एक तो बात यह है कि वो ना तमाम जजेस की, जो खबर भी आई थी वो ये थी चीफ जस्टिस जो मौजूद हैं और आइंदा आने वाले जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनको 3 साल की मुद्दत दे दी जाए। अच्छा, तो मतलब जो खबर थी, और उसमें यह था कि अगर काजी साहब को बिल्फर्ज तमाम जजेस की भी वैसे खबर है आमिर साहब कि तमाम जजेस का शायद बढ़ा दिया जाए। मैं आपको बताता हूं, ये खबर बिल्कुल इस तरह नहीं है। ये इस तरह है कि काजी साहब को अगर 3 साल मिलते हैं तो नेक्स्ट उस वक्त जब 3 साल पूरे हो रहे होंगे तो मंसूर अली शाह साहब के पास 22 दिन मौजूद होंगे, तो वो भी 3 साल के लिए चले जाएंगे, और बीच में बहुत सारे लोग जो जज हैं वो रिटायर हो जाएंगे। ये जो तजवीज आई थी जिसकी तरफ वाज़े तौर पे बताया गया कि अभी कुछ ऐसा फैसला नहीं हुआ, लेकिन उसी की बुनियाद पे सारे मफरूजे और कहानियां घड़ी जा रही है ना, वो ये थी कि जी वो काजी साहब को गवर्नमेंट बरकरार रखना चाहती है। अब बात आ गई इमेज। वैसे हसनात मलिक की आज की स्टोरी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि शायद हुकूमत ये सोच रही है, सब जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो ये देखे ना, मैं हसनात को भी चैलेंज नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जहां से ये खबर चली थी कि जी सिर्फ चीफ जस्टिस को देखें। फिर हसनात मलिक साहब और बाकी जो तजिया नगार ये कह रहे थे कि ये दाना डाला गया ना, दाना डालने बात है चीफ जस्टिस को, तो इसलिए बाकी जजेस उनके खिलाफ हो गए, ये इन्हीं के तजिए हैं। तो जब आप इस बात को इस खबर के साथ देखेंगे तो फिर तो सारे जजों के बारे न्यारे हो गए, फिर किसी को क्या इख्तलाफ है। अगर बुनियाद उनके तजियों की ये थी
कि काजी साहब को ये एक्सटेंशन देने से बाकी जज नाराज हैं, वो इसलिए काजी साहब के साथ नहीं है। तो मैं तो इसके अलावा मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा कि वो ये तो फिर सबके लिए ठीक है की बात कर रहे हैं ना कि 17 जजेस की ही मुद्दत बढ़ जाएगी, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर 3 साल हो फिर 10 साल हो, वो चलता ही रहेगा। और जो बात आपने इमेज की कही, देखे इमेज की बात होती है पार्लियामेंट में, वहां पे लोगों से आपने वादे किए होते हैं। जैसे आज लोग सवाल करते हैं और बिलावल करते हैं कि नहीं मैंने तो ये 300 यूनिट तब देने थे जब मैं वजीर आजम बनता, हालांकि सिंध में तो 16वां साल है उनकी हुकूमत तक, करा दें, कोई इशू नहीं है ऐसा। तो मरियम ने जो वादा किया था तो वो भी कहे कि जी मैं वजीर आजम नहीं बनी, उसने वजीर आला के तौर पर एक बहुत अच्छा फैसला किया है। वो शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे ऐलानात उसके, और 14 अगस्त से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। वो पूरा प्लान उन्होंने बना लिया हुआ, चेकआउट कर लिया कि किस तरह कितनी किस्त होगी, 200 यूनिट तक वो फ्री देने जा रहे हैं। अब आ जाए आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ वापस कि वहां इमेज नहीं है। यही सवाल हो रहा था कि आप तशरीही आइन मत करें, जो तशरीही आइन मुनीब अख्तर साहब और बाकी उमर अता बंदयाल साहब ने 63A में किया था, यानी आइन की शिक्की उड़ा दी। तो पीटीआई के जहन में ये मौजूद है बात कि जो उस वक्त उनको सहूलतकारी थी कि लोग चलते नहीं थे और अदालती अमला आके बैठ जाता था। खोसा साहब कहते थे आप हमारे पास केस ले आए पनामा का, लतीफ खोसा और एतजाज हसन उमर अता बंदयाल साहब को मिलते हैं और फौजी अदालतों का केस लग जाता है। वो ये सोच रहे हैं कि चूंकि हम पॉपुलर हैं, हम जो डिमांड करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट शायद, मेरे ख्याल में वो आइन और कानून पे अक्सरियत जा रही है। वो इस बुनियाद पे नहीं जा रही कि हमारे इमेज को क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ख्याल नहीं रखना चाहिए। ये अवामी उमंगों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कब से फैसले देने लगे, फिर तो वो वही हो गया ना कि मैं तो इनकलाब ला रहा हूँ और आप मेरे साथ खड़े नहीं है, ये नहीं चलता। ठीक है, अच्छा तो आमिर साहब एक जने हम ये भी देख रहे हैं, अगर बानी पीटीआई की ही बात करें तो एक बार फिर से उन्होंने कल शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया और मुतालबा भी इस्टेब्लिशमेंट से ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है, जैसे ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं कि तरक्की के लिए अपोजिशन के साथ जो मुज़ाकरात हैं बड़े ज़रूरी है, लेकिन जो खान साहब हैं वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं अभी तक भी। तो हमें लगा था कि APC में जो शिरकत का फैसला किया गया है, रजामंदी जाहिर की गई है, उसके बाद हालात शायद बेहतर होंगे। तो क्या अब समझे मुज़ाकरात के दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए? नहीं, ये तो समझना भी नहीं चाहिए, लेकिन असल में खान साहब की ना यही उनकी गुफ्तगू में तजाद है कि जब वो एक तरफ कहते हैं कि सारे अमराज ही एस्टेब्लिशमेंट के लगाए हुए हैं, मुझे और मेरी फैमिली पे अगर कुछ मसला है तो वो आर्मी चीफ जिम्मेदार होंगे, और पहले जो कुछ भी किया वो जनरल बाजवा ने किया, तो फिर उनको ये ख्याल करना चाहिए कि जी मैं जिनके साथ 2018 में मिल के आया था और 2024 में बकौल उनके कि मुझे नहीं लाने दिया गया, तो फिर उन्हें सियासी कुव्वतों में, जहां वो मौलाना फजलुर रहमान के दर पे अपनी पार्टी को कई दफा भिजवा चुके, वो महमूद अचकज़ई जिनकी चादर का मजाक अपने वो कंटेनर पे उड़ाते थे, उनको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का सरबराह बनाया। मेरे ख्याल में उन्हें अगर जमहूरियत का सही मानों में है तो फिर उन्हें चाहिए कि जो कुछ भी है, जैसे अभी मामला आया तो अमेरिका के हवाले से और गुफ्तगू पे कि जी वहां पे ये हुआ है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये इसको यहाँ पे डिस्कस करें, आप कैसे वो चला रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए जो ऑपरेशन शुरू करना है आप पार्लियामेंट में लाइए। तो हुजूर आप हुकूमत से बात ना कीजिए, आप पार्लियामेंट से बात कीजिए। अज़्म इस्तेकाम पे अगर आपको याद आ रहा है तो आप स्पीकर के साथ बात करके कि जी हम आईनी तरमीम, इंतखाबी इस्लाहात जो भी करनी है ताकि किसी के हाथ में कुछ ना रहे, तो फिर उसमें एस्टेब्लिशमेंट से बात करें ना करें इररिलेवेंट हो जाता है। कि अगर आप हकीकी मानों में जमहूरियत चाहते हैं तो फिर उस गेट की तरफ मत देखें जहां से इस वक्त आपका रास्ता मिलता हुआ आपको नजर नहीं आता। ठीक है आमिर साहब, क्विकली आसिफ अली जरदारी साहब जब भी पंजाब खास तौर पे लाहौर आते हैं, यहाँ पे जो पॉलिटिकल गहमा गहमी है वो बढ़ जाती है, कुछ खबरें भी निकलती हैं। अफजाल साहब एक खबर निकाल के लाए हैं कि जरदारी साहब को शिकायत मिली है उनकी पार्टी रहनुमाओं की कि हमसे ताउन नहीं किया जा रहा है। वी नो कि देयर इज़ अ फार्मूला दैट एग्जिस्ट बिटवीन PMLN एंड पीपल्स पार्टी कि जी हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ चलेंगे यहाँ पे। एक तो ये कि शिकायत के सद तक ठीक है, दूसरी बात ये कि क्या PMLN इस पोजीशन में है कि वो स्पेस दे जो पीपल्स पार्टी को चाहिए और मामलात आगे बढ़ें। आई मीन हाउ यू सी दिस सिचुएशन इन पंजाब? देखें, ना PMLN ना पीपल्स पार्टी को डिसिप्लिन फौज तो नहीं है, सियासी जमातें हैं। सही, एक तो यह एक मुआहदा हो गया, और ये कैसे मुमकिन है कि सियासी जमातें हों और वो मुआहदे के अलावा गुफ्तगू ना करें। मतलब जीते जागते लोग हैं ना, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जमहूरियत में तो होता है ना, प्रेशर बनाया जाता है लोगों के फैसलों के लिए। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो तय था उसमें उनके साथ पंजाब में कुछ नहीं था, उन्हें विफाक में जो मिलना था वो मिल गया, और विफाक की तरफ से उन्हें गवर्नर पंजाबशिप भी मिल गई जो तय थी। उन्हें स्पीकरशिप भी मिल गई, KP की गवर्नरशिप मिल गई, BISP मिल गया। अब होता ये है कि वो समझते हैं कि हम खड़े हुए हैं इनके साथ,
उनके एमपीएस या उनके जो टिकट होल्डर्स हैं या जो बासर लोग हैं वो सब चाहते हैं कि उन्हें पंजाब में और विफाक में हिस्सा मिले। अच्छा। तभी अगर कोई बहस होगी तो शायद शहबाज शरीफ तो लचक जल्दी दिखा दें। अच्छा। मरियम नवाज ने बिल्कुल सिंपल सी बात की हुई है कि ना मैं अपने एमपीएस को नवाज रही हूँ कि पॉलिटिकली ट्रांसफर पोस्टिंग उनके कहने पे की जाए। वो बड़ी स्ट्रिक्टली चल रही हैं अब तक, आज जब तक हम लम्हे मौजूद में बात कर रहे हैं। वो नहीं चाहती कि बुजदार दौर वापस आए। वो डिसिप्लिन कायम करने की कोशिश कर रही है और उसमें पीपल्स पार्टी ज़्यादा नाराज है। नाराजगी उनकी इसलिए बनती है कि यार हम तो आपके साथ हैं और आप हमें लिफ्ट ही नहीं कराते। वो कहती हैं कि आपका जो भी था, जो मामला था वो तय हो चुका और आपको आपका हिस्सा मिल गया। हम बतौर एमपीएस जो अपने लोगों के साथ करेंगे, आमिर साहब ये फिर एक डिफरेंस, वो आपको मिलेगा। ये डिफरेंस तो आ गया ना फिर, अगर मरियम साहिबा का ये मौके पे बकौल आपके, तो फिर डिफरेंस तो आ गया ना, क्योंकि उनको तो हिस्सा चाहिए और हिस्सा ऐसे चाहिए कि अपनी पॉलिटिक्स रिवाइव करनी है, पंजाब में पीपल्स पार्टी को फाल करना है और यही मकसद है और यही एक फार्मूला और रास्ता भी है हुकूमत में आने का। तो फिर कहीं ना कहीं एक डेडलॉक काइंड ऑफ सिचुएशन तो समहाउ आ ही गई ना। आप इस बात को इस तरह देखें कि जो मुआहिदा कराया गया वो एस्टेब्लिशमेंट की गारंटी के साथ हुआ है। ऐसे नहीं जरदारी साहब सदर बन गए या गवर्नरशिप आपको मिल गई। तो हाँ, पॉलिटिकल स्पेस तो हर पार्टी का हक है ना कि वो ले, वो गवर्नमेंट की तहदी भी हो और वो कुछ डिमांड ना करे। ये कैसे मुमकिन है? अब होता यही है कि जैसे बजट में उन्होंने कहा जी हम तो अलामती शिरकत करेंगे। उन्होंने तरक्याती, जो बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर में बैठ के, उन्होंने कहा कि हमें कुछ हमारी चीजें दे दी गई हैं। वहां आवाम नहीं थी, वहां वो डेवलपमेंट के मंसूबों के पैसे थे। अच्छा। जो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए थे। यहाँ पे भी यही है कि हमारे लोगों को oblige किया जाए। ये आप कहीं ये ना सोचिएगा कि पीपल्स पार्टी कोई ऐसी डिमांड कर रही है सही है जिससे आम आदमी का फायदा हो। जिस तरह बिलावल ने 300 यूनिट से एकदम बिरत इख्तियार कर ली। अच्छा। वो कहते हैं ना आप हमारे तादी हैं, आप हमारे नहीं, वो कह नहीं सकते थे कि शहबाज साहब आप हमारी बात को इसको लेके चलें, हम आपके तादी हैं। आमिर साहब क्विकली ये बताइएगा, रूटने बनाने का सिलसिला ये चलता रहेगा या मतलब हम कुछ देखेंगे? जरदारी साहब ने स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रांग दी थी कि हुकूमत बनाना भी हम जानते हैं और गिराना भी जानते हैं, हमने अपनी आवाम को बचाना है। कोई बात नहीं, आपको बहुत सारी स्टेटमेंट जो है ना जवाब में आ जाएंगी। ये यूं ही चलेगा जब तक ये सिलसिला चलना है। ये इसी तरह आगे पीछे रहेंगे। वो एक शेर है ना आमिर भाई, एक शेर है ना, कैसे मुमकिन है कि धुआं भी ना हो और दिल भी जले, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। तो कुछ ऐसी सूरत हाल। आपको सावन की लगी भी है ना, तो आपका भी दिल बोझल है ना। बस ऐसे ही चल रहा है। छुट्टियों में भी काम करना पड़ रहा है सर नहीं जाने को। तो टैक्स लाई जा रहे हैं सर, ये भी तो है। टैक्स लाई नहीं जा रहे हैं, गुंडागर्दी करी जा रहे हैं। सही कह रहे हैं। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने तज्जिया हमारे सामने रखा अपना। आमिर इलियास राना साहब सीनियर साहब मुख्तलिफ उमूर पे बात कर रहे थे। हम ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि एक्सप्रेसो में आगे बहुत कुछ है। बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट सफर है शर्त, और इसमें हम आपको सैर करवा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अटक के इलाके मखड की, जिसकी तारीखी अहमियत क्या है हम आपको बता रहे हैं। आज इस सिलसिले का गालिबन दूसरा एपिसोड है जो आपको दिखाएंगे। पहला एपिसोड है, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। मैं एक मुसाफिर हूं जो एक बंदरगाह पे उतरा हूं और ये बहुत ही कदीम बंदरगाह है और ये 300-400 साल की हिस्ट्री जो है इसने इसको समेटा हुआ है। मेरे इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल सामने मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत आसार कदीमा है। दरिया सिंध है और दरिया सिंध की एक वसअत है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। पाकिस्तान में सियाहती मकामात तो बहुत हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा मकाम भी है जो एक तन्हा गाँव हो जहां तहजीबी कदामत हो, दरिया सिंध हो, पुरस्रार गलियां हो, लकड़ी पर बड़े फनकारों के छोड़े हुए नकूश हों, बंदरगाह की भूली बिसरी सकाफत हो, मिज़ार हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा के आसार हो, मजहबी रवादारी की खुशबू हो, लैंडस्केप हो और मखड्डी हलवा हो। जी हाँ, ये मखड शरीफ के अलावा और कोई जगह कैसे हो सकती है। मखड की जानिब जाने वाला रास्ता डिलवानी पहाड़ों में बल खाता हुआ रास्ता है। चंद चरवाहों से शायद रास्ते में आपकी मुलाकात हो, वरना तमाम रास्ते पर एक तन्हाई है और फिर अचानक एक मोड़ पर मंजर खुलता है। नीले सफेद रंग के गुंबद और कुछ घर नजर आते हैं। ये मंजर सहर ज़दा करने के लिए काफ़ी है। नीचे अजीम दरिया सिंध है जो मुखड पहुंचने तक 1000 से ज़ायद किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका है, लेकिन
इस सफर की थकान दरिया के बहते पानियों में आपको कहीं नजर नहीं आती। यहाँ दरिया मतानत, खामोशी और एक खास आहंग के साथ बहता है। यकीन नहीं आता कि ये वही दरिया है जो स्कर्दू रोड और कोहिस्तान में इस कदर सर पटकता है और शोर करता है कि कानों पड़ी कोई और आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन वही दरिया यहाँ खामोशी से बहता है। इसके खामोशी से बहने की वजह यह है कि यहाँ दरिया गहरा है और इसके किनारे भी इसी कदर गहरे हैं। मक्खड शहर जो है ये एक बहुत ही अहम तरीन बंदरगाह थी दरिया सिंध पर। जब यहाँ पे एक ट्रेड रूट था, तजारती सफर हुआ करता था, तजारती काफले यहाँ पे रुका करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो दरिया है वो बिल्कुल सकूत है, उस पर बहुत डेप्थ है और यहाँ पे एक नेचुरली यहाँ पे बंदरगाहें मौजूद हैं। तो बिल्कुल इसी वजह से यहाँ पे बड़े शिप जो हैं वो यहाँ पे उतरते थे, यहाँ पे उनके मुसाफिर उतरते थे, यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड हुआ करती थी। और वो जो जिस चीज़ की ट्रेड हुआ करती थी, आज भी बंदरगाहें जो हैं उसी ट्रेड के नाम से मंसूब हैं। यानी एक बंदरगाह जो है उसको नमक वाली बंदरगाह कहते हैं। इसी तरह एक मक्खड शहर में गली है जिसको नमक वाली गली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना नमक आया करता था वो यहाँ उतरता था और उसके बाद यहाँ से इंजरा जाया करता था। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही कदीम खूबसूरत इमारतें हैं यहाँ पे मक्खड में। मक्खड जो है ये एक इंतहाई अहम असासा, इंतहाई अहम विरसा है जो कि बर्बाद हो रहा है, जो कि तबाह हो रहा है। दरियाए सिंध के किनारे ये दास्तान गो शहर ख़त्म हो रहा है और इसकी तमाम इमारतें जो है वो मस्मार हो रही हैं। यहाँ पे कदीम खूबसूरत आर्किटेक्चर मौजूद है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी मौजूद है जो 500 से 600 साल पुरानी किताबें यहाँ पे मौजूद हैं, मखतूते हैं, कलमी नुस्खे हैं इंतहाई अहम। समरकंद और बुखारा वहाँ से जितने भी मखतूते यहाँ पे ट्रैवल करते थे। इल्म का एक मरकज़ था यहाँ पे। फ़लसफ़ा और मंतक के हवाले से मक्खड शहर जो है वो एक इंतहाई अहम शहर तस्वुर किया जाता है। मक्खड जो 1894 में रेल आने से पहले एक मुनफरिद बंदरगाह थी और सक्कर रोड़ी से आने वाली बड़ी किश्तियां यहाँ लंगर अंदाज होती थी। आज मक्खड के बंदरगाह के उस उरूज के निशानात मद्दम पड़ गए हैं। मक्खड की बंदरगाहें जो बेनाम नहीं थी आज वीरान पड़ी हैं। ताजरों की बातों की गूंज से गूंजती गलियां अब खामोश हैं। मक्खड की तमाम गलियों के ऊपर छत हुआ करती थी। आज भी मक्खड की 30% गलियों के ऊपर मुनहदिम होती छतें मक्खड के शानदार माजी की आखिरी गवाह हैं। लेकिन गवाहों की बात करें तो फिर वो किताबें भी गवाह हैं, वो कलमी नुस्खे भी गवाह हैं जो मोहम्मद अली मखडवी लाइब्रेरी में महफूज हैं। इनके आसार मशरिक वुस्ता, समरकंद, बुखारा की सरजमीनों से जा मिलते हैं। कि आज कोई तसव्वुर कर सकता है कि मक्खड मंतक फ़लसफ़ा के हवाले से एक मशहूर कस्बा रहा है। लाइब्रेरी में मंतक और फ़लसफ़ा की किताबें तो आज भी मौजूद हैं। वो इल्म के मुतलाशी और मुतजस्सिस कारीन कहीं माजी के धुंधलकों में रोपोश हो गए हैं। मक्खड अपने तहजीबी आसार के साथ खुद भी आहिस्ता आहिस्ता रोपोश हो रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे सर्दियों में दरिया सिंध के ऊपर उठती धुंध मक्खड को अपनी लपेट में लेकर रोपोश कर देती है। तहजीबी आसार के मिटने के साथ साथ मक्खड रोपोश हो रहा है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में अब बात करेंगे जिसका जिक्र हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही किया था, क्रिकेट। तो जनाब जो बड़ी सर्जरी थी वो उसका आगाज़ हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम ने इंतहाई नाकिस कारकर्दगी दिखाई, जिस पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस सर्जरी का आगाज़ कर दिया और क्रिकेट बोर्ड से इसका आगाज़ हुआ है जिसका सब कह भी रहे थे, जिसमें सेलेक्टर अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। और ज़राए के मुताबिक वहाब और रज़ाक पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने टीम सिलेक्शन में उन खिलाड़ियों की हिमायत की थी जिन्होंने आगे चलकर परफॉर्म नहीं किया। वहाब रियाज ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर दबाव बढ़ाने के हवाले से बयानात से इत्तेफाक नहीं करते। वो 1 वोट 6 पर कैसे हावी हो सकता है, मीटिंग मिनट्स में सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने खुलूस के साथ काम किया, सिलेक्शन पैनल का हिस्सा बनकर काम करना मेरे लिए एजाज़ रहा। वहाब रियाज ने यह भी कहा कि गैरी क्रिस्टन को सपोर्ट करना भी एजाज़ है, मुझे एतमाद है कि टीम आगे बढ़ेगी, कोचेज़ और टीम के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। उधर ज़राए का ये कहना है कि कोचेज़ की रिपोर्ट में शाहीन अफरीदी के गैर संजीदा रवैये की भी शिकायत की गई है
और वहाब रियाज ने उस मौके पर कोई एक्शन नहीं लिया था। इसका जिक्र किया गया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि बाबर आजम जितना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला, वरना जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होता सबसे पहले कप्तान पर छुरी फेरी जाती है। ये शाहिद भाई के मामले में ये बिल्ली है, थैले से मुंह निकालती है फिर अंदर चली जाती है, फंसी हुई है। कौमी सिलेक्शन कमेटी के जो अरकान है उनकी तादाद भी कम करने का फैसला किया गया है। नई कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल होगी। जराए कहते हैं कि ये कमेटी, इसके मेंबर्स में मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, जेसन गैलेस्पी और गैरी कर्स्टन शामिल होंगे। ये सब वाम डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में बता रहे हैं। नई सिलेक्शन कमेटी की पहली असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी और प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर फोकस करना होगा। दिन बिलाल अफजल और डाटा एनालिस्ट हसन चीमा इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। बिलाल अफजल को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। These are the developments। सलीम खालिक साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ, उनसे जरा इस हवाले से पूछ लेते हैं कि उनके पास क्या है मजीद जो हमें नहीं पता। सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। इंट्रो तो हमने बताया, जो हमारे पास खबरें थी, आपके पास कुछ और नया ताज़ा जो आप हमारे साथ शेयर कर पाएं, और इस पे क्या तज्जिया है जो अब तक की डेवलपमेंट्स हुई हैं? हुई और मखसूस जैसे शाहिद अफरीदी ने बात बोली, वैसे एग्री करता हूँ कि सेलेक्टर्स तो 7 थे जी, तो सिर्फ 2 को क्यों ऐसा हटाया गया? बाकी 2 क्रिकेटर्स जो है उनका भी एक वोट था, इनका भी तो होना चाहिए था। पूरी सिलेक्शन कमेटी को फारिग करके नए लोग लेकर आते, लेकिन मखसूस 2 को हटाकर बाकी को रखा गया, तो ये बात थोड़ी समझ से बाहर है। और कुछ ना कुछ तो करना था। काफी दिनों से ये शोर मच रहा था। सिलेक्शन कमेटी वाली जो है कि महदूद की जाएगी, तब्दीली होगी। 1 महीने पहले एक्सप्रेस में रिपोर्ट हमारे आ चुकी थी, मैंने इस पे बात की थी। लेकिन आइडियल इस वक्त सूरत हाल ये होती कि किसी एक बड़े साबिक क्रिकेटर को लेकर आते। ऐसे यूसुफ भी नो डाउट बड़े साबिक क्रिकेटर है, लेकिन ऐसा बंदा लेकर आते जो जरा दबंग किस्म का होता। यूसुफ भाई बहुत शरीफ आदमी है, ऐसा शफीक यूसुफ का अपग्रेडेड वर्जन है। दोनों अच्छे क्रिकेटर। सलीम भाई, कौन है जो शरीफ नहीं है वैसे आपके ख्याल में, उनको अगर लाना चाहिए? मैं बात कर रहा हूँ कि जो आगे से बात कर सके। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। होता है ना कि एक बिल्कुल कि भाई ये प्लेयर है, सख्त तबीयत आदमी हो जो इनिशिएटिव ले और मनवाए। जी, जैसे हफीज तो खैर इनको नए चेयरमैन साहब के साथ उनकी बनी नहीं, वो एक अच्छा इंतखाब होते अगर उनके अच्छे रिलेशन होते। यूनुस खान को ट्राई किया जा सकता था, राशिद लतीफ की भी नए चेयरमैन के साथ शायद ना बन पाए। तो इस तरह के जो लोग जो आगे से अपनी बात मनवा सकें, जो कैप्टन से भी कह सकें, जो चेयरमैन से भी कह सकें कि भाई ये सिलेक्शन होनी चाहिए इस बेस पे। अगर आप सिर्फ यस मैन ला के रखेंगे तो वही होगा जो अब तक होता चला आया है। तो इधर थोड़ा सा मैं ये देख रहा हूँ कि जो एक तवक्को थी कि सर्जरी होगी, एक बड़ी सर्जरी करते, मेजर सर्जरी करते, ताकि मसला जो था वो जड़ से खत्म होता। लेकिन ये सर्जरी जो है एक माइनर सर्जरी की गई है, जिसके बाद डर ये है कि कहीं अगले इवेंट के बाद फिर यही सब चीजें ना हो। तो सलीम खालिक साहब, यही सवाल आपकी बात से ही कि क्या इसी तरीके से माइनर सर्जरीज होती रहेंगी? अभी शाहिद अफरीदी साहब ने भी यही कहा कि भाई एक ही बार करे सर्जरी और जिसको भी लेकर आना उसको पूरा टाइम दे और उसको परफॉर्म करने का मौका भी दे। जी, शाहिद ने कैप्टनसी के हवाले से बात की है और वाकई ये चीज समझ से बाहर है कि एक कैप्टन सबसे पहले जिम्मेदारी लेता है। आपने देखा होगा युगांडा तक के कैप्टन ने जिम्मेदारी लेते हुए ओहदा छोड़ दिया था। हमारी पाकिस्तान की तो बहुत बड़ी टीम है। बाबर आजम बिल्कुल छुप से गए, आए, उसके बाद ना उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जी गलत खेले हम और मैं कौम से माजरत करता हूँ। कोई मेरी नजर से तो कोई उनकी ट्वीट भी ऐसी नहीं गुजरी, ना उन्होंने कोई मीडिया से बात की। बिल्कुल साइड लाइन हो गया कि यार जो हो रहा है मैं अपना देखते रहता हूँ। तो ये चीज गलत है। कैप्टन को आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, और अगर कैप्टन जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो बोर्ड को कहना चाहिए था कि जी कैप्टनसी में भी फॉल्ट नजर आए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे मामले में बाबर को बिल्कुल साइड में कर दिया गया है। और अब शाहीन के हवाले से कुछ खबरें सामने आई और जहां से आई हैं वो बड़े करीब हैं क्रिकेट बोर्ड के। इट्स मीन के कहा गया है कि इस तरह की चीजें लाओ। तो मुझे लग रहा है कि अब अगला जो है वो शाहीन के साथ काम होने वाला है। सलीम भाई, हमें तो गैर संजीदा रवैये की हद तक पता चला है, बिटवीन द लाइंस बात पता चली है। आप चूंकि कह रहे हैं कि वो जराए जिनकी आई हैं वो बड़े करीब हैं, तो यू माइट नो द सोर्स एज वेल। तो क्या गैर संजीदा रवैये से क्या मुराद है? खेल में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, फिटनेस पे फोकस नहीं कर रहे थे, कप्तान की बात नहीं सुन रहे थे, क्या था? कुछ ऐसा पता चला है कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो मामला खराब हो रहा था? देखिए, शाहीन को कैप्टनसी से हटाया गया था तो आम तासुर ये आ रहा था कि शायद वो ना खेले या खराब परफॉर्म करे। लेकिन अगर आप स्कोर कार्ड उठा के देखें तो शाहीन की परफॉर्मेंस अच्छी है, मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं कुछ मैचों में जब से उनको हटाया गया कैप्टनसी के बाद से। लेकिन जब किसी एक पे तो नजला गिराना होता है, या बाबर या शाहीन,
कि बाबर की फैन फॉलोइंग बहुत है सोशल मीडिया में भी, इधर उधर भी, तो बहुत से लोग उनके पीछे छुपना चाहते हैं कि यार चलो बाबर है, बाबर के खिलाफ हमने किया तो बहुत ज्यादा एक अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, मसला होगा, लेकिन कुछ तो करना है। तो शाहीन के बारे में इस तरह की कोई खुल के जिन्होंने रिपोर्ट दी उन्होंने भी नहीं लिखा कि क्या किया है उसने या क्या है, लेकिन मुझे एक आध बात ऐसी पता है जिसमें कोई एक टीम ऑफिशियल थे, उनके साथ हल्की फुल्की उनकी कोई बहस हुई थी। अच्छा। लेकिन कोई इतनी खतरनाक नहीं थी, और अगर कुछ हुआ भी था तो अब 1-2 महीने बाद क्यों आपको याद आ रहा है? अगर किसी ने कोई इट शुड बी प्रॉम्प्ट एंड क्विक। अच्छा, नॉर्मली पॉलिटिक्स में तो ऐसे होता है ना, जैसे आपने किसी पे अदम एतमाद किया किसी सियासतदान पे, और उसके बाद आपने अगर फौरी तौर पे इलेक्शन नहीं करवाए तो आवाम का सेंटिमेंट उसके मुखालिफ अगर उस वक्त हो भी तो बाद में उसके हक में हो जाता है, और शदीद हक में हो जाता है। ये तो सियासत की बात है। क्रिकेट में मुझे नहीं पता, उस पर मुझे आपका तज्जिया चाहिए कि अगर सेंटिमेंट बाबर के खिलाफ हुआ, जो कि फ़ैन फॉलोइंग जहाँ उनकी बहुत थी, वहीं पर लोग उनसे मायूस भी बहुत हुए। हम जैसे लोगों ने, उनके फैंस ने उनसे ये भी कहा कि आप मैच विनर नहीं है, आप बड़े मैच में परफॉर्म नहीं करते, मैच फिनिश नहीं करते हैं। तो उसके बाद ये सेंटिमेंट जो पब्लिक का उनके खिलाफ था, इस टाइम गेन करने का एक मकसद कहीं ये भी तो नहीं कि वो सेंटिमेंट वापस उनके हक में दोबारा जाए एंड ही शुड रिमेन द कैप्टन? देखिए, सारा सेंटिमेंट उनके खिलाफ या उनके हक में नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि पहले 10 में से 9 लोग अगर उनको फेवर करते थे तो ये तादाद 10 में से 6 या 7 हो गई। अभी भी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी तादाद बाबर के चाहने वालों की, आप अगर उनके खिलाफ लिख के देखें आपको कमेंट से आइडिया हो जाएगा। टाइम तो व्हाइट बॉल की क्रिकेट अभी काफी वक्त है, गालिबन नवंबर में पाकिस्तान को खेलनी है व्हाइट बॉल क्रिकेट, तो इतनी जल्दी शायद बोर्ड ये भी सोच रहा हो कि अभी से कैप्टन चेंज करने का क्या फायदा, क्योंकि टेस्ट में तो ऑलरेडी शान मसूद कैप्टन है। अगर अब शान मसूद को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कैप्टन बनाया गया तो ये न्यूज नहीं होगी, क्योंकि वो तो थे ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हार कर आए थे। तो ये कैप्टनसी की चेंज नहीं होगी। कैप्टनसी की चेंज उस वक्त होगा जब आप व्हाइट बॉल में बाबर की जगह किसी और को लेकर आए। लेकिन इस हवाले से एक बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, बहुत दूर चले गए कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट को हम ठीक करेंगे, फलाना टूर्नामेंट करेंगे, ये बहुत दूर की बात है। जो पहले पास की चीजें हैं जो है कैप्टनसी और दूसरा जो मसाइल है और टीम में जो इख्तलाफात हैं उनको देखना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट तो हर चेयरमैन आके बदल देता है, दूसरा आके कहता है अच्छा नहीं है इसको फिर चेंज करो। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब, आपने बड़े तरीके से तज्जिया दिया, जो करंट सिचुएशन है उससे ज़रा आगाह भी किया कि इस वक्त चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और किस तरीके से जो सर्जरी है उसका आगाज़ कर दिया गया। आगे चलकर देखेंगे हम कि टीम में किस किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं और उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। एक्सप्रेसो में वक्त हो एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऑल द फुटबॉल लवर्स, उनको वैसे मालूम ही होगा लेकिन हमने कहा खबर है तो जरूर शेयर करनी चाहिए। दैट इज अबाउट यूरो कप। इसका दूसरा सेमीफाइनल, इसमें नेदरलैंड्स और इंग्लैंड का मुकाबला होना था। अच्छा मुकाबला हुआ। नेदरलैंड्स ने मैच के 7वें मिनट में गोल किया, इंग्लैंड के खिलाफ बर्तरी हासिल की। नेदरलैंड्स की जानिब से जावी सिमंस ने गोल किया। इंग्लैंड के खिलाफ नेदरलैंड्स की बर्तरी ज्यादा देर तक नहीं रही। इंग्लिश टीम के खिलाड़ी हैरी केन ने मैच के 18वें मिनट में एक पेनल्टी पर शानदार किस्म का गोल किया और इस तरह ये मुकाबला 1-1 गोल से बराबर कर दिया। पहले हाफ में स्कोर 1-1 रहा। दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ अटैक्स का सिलसिला जारी रखा, लेकिन 90वां जो मिनट था, 90th मिनट, इसमें जो इंग्लिश खिलाड़ी ओली वेर्गन्स थे उन्होंने गोल करके अपनी टीम को 2-1 की बर्तरी दिला दी, जो मुकर्रर वक्त बरकरार रही। तो आपको पता तो लग गया होगा कि नतीजा क्या निकला। जी हाँ, तो नतीजा ये निकला कि 2 गोल से शिकस्त दे दी है और यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया है इंग्लैंड। और यूरो कप का फाइनल जो है वो बर्लिन में स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान 15 जुलाई को अब खेला जाना है। देखते हैं कि इंग्लैंड फाइनल में भी फतह हासिल कर पाती है। अभी स्पेन वर्सेस इंग्लैंड बिग मैच इज गोना हैपन। देखते हैं क्या नतीजा आता है और क्या कौन सी जीतती है। वैसे अभी तक मुझे लगता है, आपको क्या लगता है वैसे कौन जीतेगा, स्पेन वर्सेस इंग्लैंड? इंग्लैंड, आई गेस स्पेन। लेट्स सी, चलें हम इस पे मुकाबला कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। खैर जी, कल भी हमने कुछ क्लाइमेट के हवाले से बात की थी और आज भी हमने इस हवाले से आज भी हमने बात करनी है। सो वी हैव द सेगमेंट। हाँ बिल्कुल, सेगमेंट है हमारे पास। हम आपको ये बताते हैं कि पीडीएमए ने मॉनसून से निपटने के लिए क्या तैयारियां की हैं, तैयारियां किए भी हैं या नहीं। उफैरा फैज जो हैं वो हमें अपडेट करेंगी सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोविजनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस में। ये वो इदारा है जिसकी मदद से तमाम नेचुरल डिजास्टर्स के अलर्ट आवाम तक जारी किए जाते हैं। आज के इस सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये इदारा ये तमाम तर अलर्ट्स आवाम तक पहुंचाता है और इसके साथ साथ आने वाले टाइम में
मौसम कैसा होने वाला है, तो आइए चलते हैं इस इदारे को विजिट करते हैं और आपको मजीद बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीजी पीडीएमए इरफान अली काटिया साहब मौजूद हैं। इनसे आज हम इस पूरे सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पीडीएमए काम किस तरह से करता है और ये इदारा है क्या बेसिकली? जी, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब में ओवरऑल प्रोविंशियल लेवल पे जो भी डिज़ास्टर्स हैं उनको कैटर फॉर करता है, और इसमें ख़ास तौर पे ये जो अभी अपकमिंग सीज़न है जिसमें मॉनसून और प्री फ्लड अरेंजमेंट्स हैं, ये तमाम स्पेक्ट्रम को ये पीडीएमए ओवरऑल, इसके अलावा जितनी भी हैज़र्ड प्रोफाइल है पंजाब की, जिसमें हैज़र्ड से अगर मैं स्नो ब्लिजर्ड हैं मरी में, उसके अलावा हीट वेव के दिनों में आपका जो चोलिस्तान और ओवरऑल पंजाब है, इस तरह की तमाम हैज़र्ड्स को वो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये ना सिर्फ कोऑर्डिनेट करती है, इसके लिए लॉजिस्टिक्स फराहम करती है और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलके इस तरह की मिटिगेशन की मैय्यज लेती है। क्या सैलाब इस साल का पिछले साल की निस्बत कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या प्रेडिक्ट करते हैं आप लोग? जी, अभी तक आप देखें कि ओवरऑल जो अगले 3 माह की प्रोजेक्शन है उसमें 30% अबव नॉर्मल रेनफॉल वो है पूरे पंजाब में, और इसमें ख़ास तौर पे हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है, पिंडी डिवीजन और सेंट्रल साउथ ईस्टर्न पार्ट, इसमें बारिशें ज़्यादा हैं। जब मिड अगस्त तक अगर ये बारिशें होती हैं और इसमें खुदा न खास्ता कोई पॉइंट रेनफॉल्स और क्लाउड बस्टिंग का ज़्यादा वो होता है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जो कैचमेंट एरियाज हैं हमारे रिवर्स के, ये अपर साइड पे इंडियन जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का इलाका है, इसमें अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो डेफिनेटली फिर हमारा जो फ्लो ऑफ वाटर है इन रिवराइन हमारा रिवर्स में, तो ये रिवराइन फ्लड का भी एक पेशखमा हो सकता है। तो सर, अभी ये जो अंदर आपका सिस्टम है जहाँ पर ये तमाम जो चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, मैं चाहती हूँ आप मुझे वहाँ का एक वॉक थ्रू दे दें। ये जानना बड़ा जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो पीडीएम के साथ मिलकर आवाम की रिलीफ के लिए काम करते हैं। रेस्क्यू 1122 की यहाँ प्रेजेंस है, उसके अलावा हमारा लाइफ स्टॉक का अदारा, और साथ ही साथ फिर अगर फसलों की कोई उसमें डैमेजेस हैं तो हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट है कि इस वक्त हमें दरिया के पुश्तों की वो मेंटेनेबिलिटी एक चैलेंज होता है, तो इस तरह ये तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। बारिशों और सैलाब से कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर होंगे, क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो दरियाओं में पानी का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और हमारा हमसाया मुल्क जो है भारत, उसकी जानिब से क्या पानी छोड़े जाने का भी कोई खदशा है? जी, अभी तक इस वक्त अगर हम देखें तो जो इंडियन साइड पे तीनों डैम्स हैं, वो भाखड़ा, पोंग और थीम डैम्स, वो तीनों का जो इस वक्त स्टोरेज की लेवल है दैट इज अबाउट 20 to 30% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। तो इससे ये एक बड़ा हौसला अफजा है कि उम्मीद यही है कि ये अगर इनके डैम्स की सूरत हाल भरने की इसी इंटरवल से रहती है तो इंशाल्लाह फिर तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। और इस स्क्रीन पे भी हम उन रिवर फ्लोज पे अब लम्हा बलम्हा हमारी नज़र है कि अपस्ट्रीम हम पानी पाकिस्तान में क्या रिसीव कर रहे हैं और फिर डाउन स्ट्रीम वो कहाँ किस तरीके से जा रहा है। और अभी तक जो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हौसला अफजा हैं, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा के मुकाम पर वो दरियाए काबुल में ये आप देख रही होंगी कि नौशहरा में ये 76,700 क्यूसिक्स वो पानी आ रहा है जो जिसको लो फ्लड कहते हैं। अच्छा, इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो सेम दोनों वो उसी तरह फिर पानी को आगे निकाल रहे हैं कि एक्यूमुलेट करेंगे अगर अपने हेडवर्क पे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा, इसमें मैं देख रही हूँ 3 तरह के एरोज हैं, एक ग्रीन एरो है, ब्लू है, रेड है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? इसमें ये एक अगर वो पानी रेज कर रहा है तो वो रेड इंडिकेटर से हो रहा है, और डिक्रीज कर रहा है तो वो ग्रीन इंडिकेटर से हो रहा है। हमारे जो अपने दोनों डैम्स हैं जिसमें मंगला भी और तरबेला भी, उन पे भी अभी 50% ऑलमोस्ट हमारी कैपेसिटी मौजूद है। सर, अब हम नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ मैं मूव करना चाहूँगी। जी, इसी में ये जो स्क्रीन है इसमें ना सिर्फ हम हाइड्रोलॉजिकल गेजेस देख रहे होते हैं, इसके साथ साथ अब हमें प्रेसिपिटेशन, मैक्सिमम टेम्परेचर्स, आज पंजाब में क्या टेम्परेचर्स रहे, आगे की प्रेसिपिटेशन नेक्स्ट
3 to 10 डेज की ये हमारे पास है कि कहाँ कहाँ अभी, जैसे ये यहाँ पे भी शो हो रहा है कि हमारा जो नॉर्दर्न, सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब है, इसमें ये बारिशें होंगी। जब फिर हम यहाँ अपने जो इंडिजिनस हमारा ये डैशबोर्ड है फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का, यहाँ से हमें कोई बारिश की और इस तरह की कोई पेश गोई आती है, इसको हम अपने ये विंडी का एक इंटरनेशनल मॉडल हमारे पास यहाँ सब्सक्रिप्शन है, इसको हम इस पे फिर दोबारा रीचेक करते हैं। फिर आगे रिवर फ्लोज का हमें खतरा होता है कि जी अब रिवर फ्लोज इस तरह बढ़ेंगे, तो फिर ये हमारे पास एक अपना मॉडल है और डेटाबेस है, जिसमें अगर फर्ज करें हम इन रिवर्स में किसी में भी सैलाब की सूरत हाल बनी है, जैसे हमने इंडस को सिलेक्ट किया, इंडस की रीच हमने चश्मा टू तौंसा ये सिलेक्ट की, और इस पे खुदा ना खास्ता अगर 10 लाख क्यूसेक आ रहा है, तो द मोमेंट हम इसको सबमिट करेंगे हमारे पास ये टोटल डिटेल्स आ गई कि हमारे इतने डिस्ट्रिक्ट्स इसमें अफेक्ट हो सकते हैं, इतने विलेजेस सबमर्ज्ड होंगे, ये पॉपुलेशन हमारी इफेक्ट हो सकती है। तो हमने जो ही मौजा को एक सिलेक्ट किया, तो ये जैसे इन 5 जिलों में से बक्कर का ये आया, मौजे का नाम पहोड़ है और इसकी टोटल पॉपुलेशन ये इन्होंने बताई ऑलमोस्ट 600। अच्छा, मेल एंड फीमेल के अलग हर कैटेगरी भी चीज मौजूद उसमें बिल्कुल। अच्छा, फिर हम अगर इसमें उस मौजा लेवल पे किसी ये ग्रीन जो डॉट्स हैं, ये घरों को इसी तरह पर्पल। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने लगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर बात नहीं की जाती। इससे पहले भी इमरान अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट आई मस्ट से, हाँ, हमने एक्सप्रेसो में एक बार पहले भी इसको जो है वो मौजू बहस बनाया था, इस पर डिस्कस किया था हमने। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो आबादी के लिहाज से अमेरिका तीसरे और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर। भारत टॉप कर गया है, चीन को क्रॉस कर गया है। और पाकिस्तान की अगर कुल आबादी की बात करें तकरीबन 24 करोड़ से ज्यादा है, और एक अंदाजे के मुताबिक 2044 तक अगर यही रफ्तार रही तो पाकिस्तान की आबादी दोगुना हो जाएगी, यही रहेगी, जो कि शायद बढ़ भी सकती है, जो कि संगीन मसाइल का बायस बन सकता है। पाकिस्तान की जो बेशतर आबादी है बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हमें पता है पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान की जो कुल आबादी का 60% से ज्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल, और आबादी में बेहंगम इजाफे के बायस नौजवानों की कसीर तादाद गुर्बत, अदम मसावात, बेरोजगारी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का शिकार है। और रवा माली साल के इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक 2017 से 2023 के दरमियान पाकिस्तान की शहरी आबादी 75.67 मिलियन से बढ़कर 93.75 मिलियन हो चुकी है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। यानी कि अर्बनाइजेशन में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह जाहिर बात है जो बेसिक लिविंग एरियाज हैं, जो गांव देहात हैं, वहाँ पे सहूलियात का ना होना है, लोगों को वहाँ पे मौके ना मिलना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मंशूर में आबादी को कंट्रोल करने की बात तो करती हैं, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स कुछ ऐसा होता नहीं है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इट्स मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। इस वक्त स्कूल्स पर, हॉस्पिटल्स पर, हर जगह पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो हमने इसी पे बात करनी है कि फैमिली प्लानिंग की कितनी ज़रूरत है। आज चूँकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है तो हमने कहा कि ज़रा इसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ सामिया अली हैं, सामिया अली शाह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पॉपुलेशन। उनसे ज़रा बात करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कोर रीजंस और क्यों हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इश्तारात तो हम बड़े चलाते हैं, लेकिन अभी तक क्यों लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है। थैंक यू सामिया फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही अहम मसला है और हम जब भी इस पे बात करते हैं हम कहते हैं कि इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलसल आबादी में इजाफा ही हो रहा है। कोई लोग अपनी फैमिलीज को प्लान नहीं करते, बेहंगम बच्चों की पैदाइश है, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि सिलसिला कहाँ तक पहुंचा है। बुनियादी वजूहात क्या हैं, अब तक आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की कि ये मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, अगर इसको हम सिंपल अल्फाज में बयान करें, वाकई ये हर मसले का इम्पैक्ट मल्टीप्लाई कर देता है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आबादी का हुजम ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट, मैल न्यूट्रिशन, वो नंबर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और एक ये और भी इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये दिस इज़ ऑल्सो एन एलिफेंट इन द रूम। एक ये ऐसी बात है जो सबको नज़र आ रही है, लेकिन उस पर उस तरह बात नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। हमारी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की काफ़ी वजूहात हैं। कुछ प्रोग्मेटिक, यानी कि आप समझ लें जो फैमिली प्लानिंग की सहूलियात और इंफॉर्मेशन की प्रोविज़न या उनका लोगों तक पहुंचाना है, उसमें हमारे कुछ चैलेंजेस रहे हैं। हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन के बहुत इश्यूज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, नेशनल एक्शन प्लान है, कुछ हद तक काम भी होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता,
लेकिन जिस तरह होना चाहिए उस तरह हो नहीं पाता। कॉन्सिक्वेंटली लोगों के जो फैमिली प्लानिंग की जो सहूलियात की ज़रूरत है वो नहीं हो पाती। दूसरी तरफ कुछ हमारे सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी हैं। एक तो ये कि इसमें जो फंडामेंटल चीज़ है कि जो हम बाकी ममालिक में देखें तो डिफरेंस ये है कि जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट यानी कि तालीम जनरल पॉपुलेशन की और स्पेशली खुसूसन ख़वातीन की बच्चियों की तालीम, इसमें हमारा जो है वो काफ़ी हमारा एक्चुअली लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है इस पूरे रीजन में। और फिर जो कुछ सोशल हमारी इक़दार हैं, मसलन प्रेफरेंस फॉर सन्स, अगर आप डेटा चेक करें, अगर तीन बेटों की माँ है तो वो कहेगी कि हाँ ठीक है मैं फैमिली प्लानिंग कर लूंगी, जबकि उसके बरक्स अगर 3 बेटियों की माँ है तो वो फैमिली प्लानिंग नहीं करेगी। सो डिजायर टू हैव सन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। और जनरली हमारे यहाँ एक लार्ज फैमिली की प्रेफरेंस जरूर है। तो ये दोनों आप समझ लीजिए दोनों तरफ से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी इस तेजी से बढ़ती हुई आबादी। तो सामिया, इस हवाले में आपने जिस तरह से जिक्र किया कि अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है इस टॉपिक के हवाले से ख़ास तौर पे? जी, अवेयरनेस बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि जनरली फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस कि फैमिली प्लानिंग क्या है, ये लोगों को जनरली हमारे यहाँ डेटा बताता है कि उनको इस चीज़ का इल्म ज़रूर है। बात है असल में उसको प्रैक्टिस करने की, इम्प्लीमेंट करने की। उसके लिए एक जो बड़ा आई थिंक हमारा चैलेंज रहा वो ये था कि हम लोगों ने जब फैमिली प्लानिंग के अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू किए या उनको लोगों को अडॉप्ट करने के लिए, तो हमने वो एक 2 बच्चे खुशहाल घराना का एक नैरेटिव हम बहुत इस्तेमाल करते थे। वो हमारी जो जनरल आबादी है, स्पेशली हमारा जो मजहबी तबका है और जो हमारे इवन मिडिल क्लास पढ़ा लिखा तबका के स्टेट का ये काम नहीं है कि वो हमें बताए 2, 3, 4 बच्चे होने चाहिए। अभी 2018 में जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने कुछ डिसीजंस लिए थे फॉर नेशनल एक्शन प्लान बना, उसमें एक नैरेटिव कहा गया कि हम फैमिली प्लानिंग को एक नए नज़रिए से प्रेजेंट करें जो कि लोगों को ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो। पॉपुलेशन काउंसिल जिस इदारे के लिए मैं काम करती हूँ, इसमें हमने लीड ली और हमने गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और रिलीजियस उलमा सब के साथ मिलके एक नया नैरेटिव प्रपोज किया जो कि फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में सब अप्रूव हो चुका है। और वो नैरेटिव है तवाज़न का, यानी कि चाहे आप नेशनल लेवल पे हो चाहे आप ख़ानदान के लेवल पे हो, आप का जो बच्चों का नंबर है वो तयन करेगा इस बात पे कि आपके बच्चों के कुछ बेसिक हकूक हैं और आपके कुछ एज वालिदैन कुछ फ़राइज़ हैं, और वो हकूक पूरा करना मसलन अच्छी तालीम, न्यूट्रिशन, इवन माँ बाप की अटेंशन और प्यार, ये चीज़ें जो हैं ये आपको एम्पावर करती हैं जिनकी बुनियाद पे आप अपनी फैमिली की बेहतरी और वेलबींग कर सकते हैं। ये तो अब ये जो सामने इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है, सॉरी टू कट यू, वो मजहबी रुझानात है ना। हम जब इस तरह की बात करते हैं तो फौरी तौर पर बीच में लोग इस्लामिक कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं और आप कहते हैं कि आप कैसे रोक सकते हैं, कलमा गो के पैदा होने से इस्लाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। दो कि ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका पर्सनल प्रोगेटिव है कि आप कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं या आपके कितने बच्चे हों, लेकिन दूसरी जानिब क्या हमारा मजहब ये भी तो कहता है ना, जिस तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि आपने बेसिक हुकूक देने हैं, आपने उनको अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी हेल्थ देनी है, तो अगर जो हमारा बेसिक मजहबी यूनिट्स हैं, जो हमारी मसाजिद हैं या बुनियादी सतह के ऊपर जो हमारे उलमा काम करते हैं, इनके साथ इंटीग्रेशंस करके, इनकॉपरेट करके, आपको नहीं लगता है कि एक अच्छी अवेयरनेस फैलाई जा सकती है अगर वो इंडोर्स करें कि लोग थोड़ा सा इस मामले पे फोकस करें मजहबी जो रुझानात हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, मेरे ख्याल में एक तो बहुत हद तक जो मजहबी तबका है उसके जो उलमा हज़रात हैं, मेरे ख्याल में एक उनके बारे में ये एग्जैजरेटेड ओपिनियन मौजूद है कि वो इसके बहुत ख़िलाफ़ हैं। ऐसी बात
हमें डाटा बताता है कि ये ऐसी बात नहीं है, और स्पेशली लोगों का जो डिसीजन है बच्चे का नंबर तयन करने में, उसमें बहुत से और रीजंस हो सकते हैं। मजहब जो है मेन ड्राइवर नहीं है फर्टिलिटी का, लेकिन मजहबी तबका, जैसे आपने कहा, बहुत बड़ा एसेट हो सकता है लोगों की जहन साजी करने के लिए। और ये डेफिनेटली आई थिंक बहुत से PWD डिपार्टमेंट्स, पंजाब, बलूचिस्तान, KP, सिंध, सब जो हैं उलमा हजरात के साथ मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। और ये जो तवाज़ुन का नैरेटिव है, ये बहुत अपील किया इनको सब सेगमेंट्स को। और देखिए, और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए फैमिली प्लानिंग जो है ना, उसमें अगर हम जब बात करते हैं, वो आपको हम कह रहे हैं कि 2 बच्चों के दरमियान अगर आप मुनासिब वक्फा ही रख लें तो आप तकरीबन 3.5% जो माएँ मर रही हैं पाकिस्तान में, मैटरनल मोर्टेलिटी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन, वो कम हो जाएगा। टाइम हमारा हो गया प्रोजेक्ट इसका सेगमेंट का। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम की पॉइंट्स के ऊपर तवज्जो दिलाई। करना बहुत जरूरी है, बात हम करते रहते हैं। आपका अपना पर्सनल फैसला है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका ही ये फैसला है। अपने आसपास लोगों को देखिए जिनके बच्चे ज्यादा हैं या उनके वसाइल से ज्यादा हैं, और वो अपने बच्चों को कैसा लाइफस्टाइल दे रहे हैं, वो कैसे स्कूल भेज रहे हैं, उनको खाना कैसा मिल रहा है, वो कपड़े कैसे पहन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कंफर्टेबली लेकर चलें तो ये फैसला आपका है ना, आप खुद देख लें, आपको पता लग जाएगा कि आपने बच्चों का नंबर क्या रखना है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। एग्जैक्टली इट इज। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी टीम से कराते हैं, एक ऐसी इंजीनियरिंग टीम है, नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज कराची से इनका ताल्लुक है। इन्होंने पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक कार बनाई है। वैसे तो अर्बन कार्स आपको पता है जो शहरी ट्रैफिक का सिस्टम का हिस्सा हैं, वो गाड़ियां हैं ये, लेकिन इसका खासा ये है कि ये एक लिथियम आयन बैटरी इसके अंदर नस्ब है, उससे ये ऑपरेट होती है और एक दफ़ा चार्ज करने से 200 किलोमीटर तक चलती है। इस कार का नाम आज़ाद रखा गया है और आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में बड़ी धूम थी। मेरे लिए सबसे बेहतर बात ये थी कि इस कार की शक्ल यूजुअली ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स वाली गाड़ियों की तरह नहीं थी। अच्छी शक्ल की गाड़ी, महंगी टहंगी टाइप गाड़ी लग रही है। और इसको बनाने वाली टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले भी इन्होंने कुछ डिज़ाइन बनाए हैं और इनकी वज़ीराई हुई। पिछले 15 साल से ये जो टीम है इनकी ये काम कर रही है। इस वक्त हमारे साथ माजुल हक हैं, हमदान हैं और उमामा गौरी हैं। ये तीनों इस टीम के कोर मेंबर्स हैं। इनके क्या क्या रोल्स हैं, ये कैसे प्रोजेक्ट हमारे से वजूद में आया, हमने इसी पे स्टूडेंट से बात करनी है। जी हाँ, थैंक यू सो मच। और भाई सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ, और या तो ये आपका यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट है या फिर वैसे ही आपने इस पर टीम बनाकर काम जो है उसका आगाज़ किया। तो जहाँ तक बात है आइडिया की, तो आइडिया ऐसे जनरेट हुआ कि जैसे आप सबको पता है कि फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई चल रही हैं और टीम इन्विजन का हमेशा से मोटिव रहा है कि हम एफिशिएंसी पे काम करें और इनोवेशंस लाएं अपनी गाड़ियों में। तो लास्ट ईयर हमने अपनी गाड़ी, तो हम उससे पहले से जितने भी 15 ईयर पास हमने कंपटीशन में हिस्सा लिया है। हम प्रोटोटाइप 3 व्हीलर 1 सीटर गाड़ियाँ बनाते थे। बस लास्ट ईयर हमने अपना डोमेन चेंज किया और अर्बन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का इरादा किया ताकि हम और एफिशिएंसी अपनी दिखा सकें। अच्छा, बहुत ये तो फाइनेंशियल वायबिलिटी बड़ा ज़बरदस्त इसका सवाल है और फिर आगे इसको कमर्शियल बेसिस के ऊपर इसका बनाया जाना। तो आपने ये सारा प्रोजेक्ट खुद से किया आपने, इसका क्या बैकअप था आपके पास? जी बिल्कुल, हमने जो है पूरा एक स्टूडेंट बेस्ड टीम है हमारी 40 से 50 लोगों की। जहाँ तक बात है स्पॉन्सर लाने की, तो वो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। मार्केटिंग टीम है, वो जाके पिच करती है डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट कंपनीज़ को, डिफरेंट स्पॉन्सर्स को। तो वहाँ से हमें फंड रेज होते हैं जिसके थ्रू हमने जो अपनी गाड़ी बनाई। अपनी टीम का तो तारुफ कराइए। मामा आप बात करिए, आप अपना बताइए, आपका टीम के अंदर क्या रोल था, माज का क्या रोल था और साथ हमदान है, आपका क्या रोल था? मैं जो वो माय नेम उमामा गौरी, मैं जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हूँ। हमारी टीम में बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में हमारे पास आ जाती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और नॉन टेक्निकल में हमारे पास होती है मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो मैं टेक्निकल साइड से हूँ। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली मैंने स्टीयरिंग पे काम किया है। तो ओवरऑल फैब्रिकेशन में हम हर डिपार्टमेंट में अपना थोड़ा ऐसा डाल रहे होते हैं। तो माज आपका क्या रोल था? जी मेरा रोल मैकेनिकल के अंदर ही था। मैकेनिकल के अंदर मैंने पावर ट्रेन और व्हील असेंबली पे काम किया है और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के अंदर भी थोड़ा बहुत काम किया। बाकी इन द टाइम ऑफ फैब्रिकेशन
हर मेंबर हर डिपार्टमेंट के अंदर अपना हिस्सा डाल रहा होता है काम करते वक्त। सही है। तो हमदान, टीम इनविजन के बारे में हमें बताइए और इस व्हीकल को स्पेसिफिकली थोड़ा सा हमारे लिए डिस्क्राइब कीजिए। हाउ इज इट डिफरेंट इन अदर व्हीकल्स, और जो कमर्शियली बन रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, अब आई बिलीव इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पहले तो CBUs आ रही थी या बन भी रही हैं, कुछ कंपनीज बना रही हैं, क्या इसमें क्या डिफरेंस है, क्या इसकी डिटेल्स है हमारे पास इसको लेकर? जी, बैक फ्रॉम 2009 हमारा एक शेल का कंपटीशन होता है नेम्ड एज शेल इको मैराथन। तो बेसिकली क्या हुआ था कि शेल ने हमारे यूनिवर्सिटी में आई थी और उसने स्टूडेंट्स को पिच आउट किया था टू मेक अ फ्यूल एफिशिएंट कार। सो फ्रॉम देन हमारी एक टीम फॉर्म हुई है और जब से अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मेड 17 डिफरेंट कार्स and we have made 16 prototypes car, and this time first in the Pakistan we have made first electric urban car. सो ये एक हमारे लिए एक एजाज़ है जो कि हम लोगों ने इस कार को अल्हम्दुलिल्लाह एक इख्तिताम पे एक अच्छे एंडिंग की है, और इंशाल्लाह वी आर वेरी मच होपफुल कि हम लोग नेक्स्ट मंथ इसको टर्की के अंदर लेकर जाएंगे, जहाँ पर एक कंपटीशन होता है नेम्ड एज टर्की का टेक्नोफेस्ट एफिशिएंसी चैलेंज, वेयर हमारी एक एफिशिएंसी को चेक किया जाता है कि कितनी एफिशिएंट हम लोगों ने कार बनाई है। लेकिन मेरा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, एक चीज़ को मैं अभी भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे क्लियर करें कि कार को बनाने के लिए तो फुल फ्लेज एक प्लांट चाहिए होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है पूरा जो उसको मैन्युफैक्चर करता है। तो आपने खुद से इसको कैसे बनाया? इफ इट्स नॉट अ प्रोटोटाइप, इट्स अ कंप्लीट व्हीकल, तो ये खुद से, आई मीन ये बड़ा मेरे लिए एक दिलचस्प बात है इसको जानना। बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी हमें इस चीज़ में फैसिलिटेट करती है कि हमारे पास उन्होंने हमें एक गैराज फैसिलिटी दी हुई है। तो जिसके अंदर हम लोग पूरा इन हाउस सब कुछ बिल्ड करते हैं और इसको कार को फैब्रिकेट करते हैं। सेकेंडली हमारे पास मल्टीपल स्पॉन्सर्स हैं। बेसिकली मैं एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में भी काम करता हूँ ना, तो हम लोगों का ये होता है गोल कि हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाते हैं और उनसे पार्टनरशिप करते हैं। स्टिल बिकॉज वी आर स्टूडेंट टीम, तो वो लोग भी मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट हमें इस चीज़ में फेवर आउट करते हैं और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसको इख्तिताम पर लेकर आए। सही है, यानी स्पॉन्सर्स आप खुद तलाश करते हैं। जिस तरह से आपने बताया, इससे पहले भी आपकी जो कार डिज़ाइंस हैं वो आलमी मुकाबलों में टॉप भी कर रहे हैं। इस हवाले से कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिली है, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि मकामी सतह पर इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए? इनिशियली हम लोगों का यही होता है कि हम लोग कुछ जो शेल के जो लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर हम लोग ने कॉम्पिटिशन्स लिए हैं, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वॉन मैनी इनोवेशन एंड कम्युनिकेशन अवार्ड्स। दिस टाइम हम लोग हम लोगों ने डोमेन चेंज की है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम किया है, और हम लोग इस दफ़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली यूरोप के अंदर जाकर कॉम्पीट करेंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑलवेज हैव एज फ्रॉम अदर सोसाइटीज़ एंड अदर टीम्स, और हमें कुछ हद तक गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है माज, अगला सवाल मेरा आपसे है। आप ये बताइए कि आप क्या देखते हैं, फ्यूचरिस्टिक तो हैं ये गाड़ियां डेफिनेटली, आने वाला वक्त लगता है हमें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है। पाकिस्तान में आप इसकी क्या मार्केट देखते हैं आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की? देखें, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं ये अभी इनका आपके पास जो पेट्रोल वाली कार्स हैं इनमें इनएफिशिएंसीज जो है बहुत ज़्यादा, और इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत इंक्रीज़ हो रही है। तो ओवर द वर्ल्ड अभी ये ट्रेंड अभी बन रहा है इलेक्ट्रिक कार्स का। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी मेरे ख्याल से 10-20 साल के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स का ट्रेंड उरूज में पहुंच जाएगा। अच्छा। अभी हल्के हल्के करके इलेक्ट्रिक बाइक्स जो आ रही हैं पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिक बाइक्स का ट्रेंड तो बन रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए भी अभी इंशाल्लाह ट्रेंड बन जाएगा आने वाले 10-20 साल में। ठीक है, तो उमामा ये बताइएगा, पर डिफरेंट नाम आपने इस गाड़ी का रखा है आज़ाद, ये किस तरीके से रखा गया है? इसके पीछे क्या रीजंस है? पेट्रोल से आज़ाद है। हाँ एग्जैक्टली, ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा सोच से आज़ाद है। आज़ाद रखने का हमारे पीछे यही मकसद था कि जहाँ पे एक हमारा स्टीरियोटाइप है, यहाँ पे ये लगता है कि हमारे स्टूडेंट लेवल पे जो बच्चे हैं वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, वो कुछ कर नहीं सकते। तो आज़ाद रखने का यही मकसद है कि आप सोच से आज़ाद है। बेसिकली आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए आज़ाद हैं, आप अपने टेक्निकल माइंडसेट को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए आज़ाद हैं। ठीक है, आपका सेगमेंट का टाइम तकरीबन खत्म हो गया। इन लास्ट 30 सेकेंड्स आप अपनी किसी टीम मेंबर को, किसी ऐसे शख्स को, अपने इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, कुछ भी कहना चाहो?
जी बिल्कुल, हमारे सीनियर्स हमें हर जगह पर मोटिवेट करते हैं, हर जगह वो हेल्प आउट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये कार फॉर्म कर पाए। और वी आर स्पेशली थैंकफुल फॉर आवर स्पॉन्सर जो हमें इस चीज़ के अंदर बहुत हेल्प आउट करते हैं। हम भी आपके स्पॉन्सर्स के थैंकफुल हैं कि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया है, क्योंकि फाइनेंशियल वाइज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू वेरी मच हमदान एंड उमामा एंड माजुल हक हमारे साथ मौजूद थे। पहली इलेक्ट्रिक कार, अर्बन कार बना दिया भाई इन स्टूडेंट्स ने। लुक एट द टैलेंट दैट दे गॉट। उम्मीद करते हैं कि सफ़र को जारी रखेंगे, रोकेंगे नहीं, और नई नई इनोवेशंस आती रहेंगी। हमारी बेस्ट विशेज़ इन एक्सप्रेसो हीरोज़ के साथ हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पे है जिस पर हम बात करेंगे। आटा कारोबार पर विद होल्डिंग टैक्स निफाज का जो मामला है, इसके बाद चारों सूबों में 1550 से ज़्यादा फ्लावर मिल्स की आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल शुरू हो चुकी है। और फ्लावर मिल्स ने गुज़िश्ता रोज़ गंदम की वॉशिंग बंद कर दी थी, और आज से गंदम की जो पिसाई है और आटा सप्लाई है मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। मुल्क भर में 7 दिन के लिए दरकार आटा मार्केट में मौजूद है, लेकिन हड़ताल का दौरानिया बढ़ने से मुल्क में आटा किल्लत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की अगर बात करें तो माली बजट में आटा डीलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स का इतलाक किया है, और विद होल्डिंग टैक्स के इतलाक से 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 42 से 120 रुपए तक का इजाफा मुतवक्किल किया जा रहा है। बिल्कुल। और हाफिज अहमद कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन हैं फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के। उनसे ज़रा बात करते हैं। हाफिज साहब, अपना मौक़िफ़ बताइएगा, हमें क्यों ज़रूरत पेश आ रही है आपको ये स्टैंड लेने की? हाफिज साहब, आवाज़ आ रही है? हाफिज साहब, जी 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 जी, आप तक मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही है तो ज़रा इस हड़ताल के हवाले से हमें बताइए, ये स्टैंड क्यों है आपका, क्यों ज़रूरत पेश आ रही है फ्लावर मिल्स एसोसिएशन को? प्रॉब्लम ये है जी कि हमें ग्राइंडिंग चार्जेस मिलते हैं मीट के ऊपर, और हमारा रेट फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब जिस तरीके से गवर्नमेंट हमारा रेट जिसके ऊपर हमें सारी ग्राइंडिंग चार्जेस मिल रहे हैं, जिसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, जिसमें हमारे किराया चार्जेस है, जिसमें हमारे लेबर चार्जेस है, जिसमें हमारे ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो ये जो टैक्स हम पे नाफिज किया गया है वो तकरीबन 600 रुपीज पर 100 kg बनता है, जो कि हमें ग्राइंडिंग चार्जेस में सिर्फ 1000 रुपीज मिलते हैं। अब जब हमें सिर्फ ग्राइंडिंग चार्जेस 1000 मिलेंगे, उसमें से हम लिटर रुपीज कहाँ से देंगे? जब 600 रुपीज हमें देने पड़ेंगे तो हमारे पास भी लेस विद ओनली 400 में हम लोग अपने ग्राइंडिंग चार्जेस पूरे नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमें मजबूरन अपनी परेशानियों की वजह से और अपनी कॉस्टिंग की वजह से हमें यह हड़ताल करनी पड़ती है। हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आउट ऑफ 1600 अगर टैक्स देंगे तो वी कैन नॉट वर्क। 300 रुपीज तो सिर्फ हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, उसके अलावा 150 रुपीज हमारे पीपी चार्जेस है, तो बाकी की सैलरी, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, वो चार्जेस हम कहाँ से पूरे करेंगे? तो हमारे लिए ये फिजिबल नहीं है कि हम इस टैक्स के साथ काम करें। तो हाफिज साहब, इस पर कोई गवर्नमेंट से मुज़ाकरात की पहले बात नहीं हुई? डायरेक्ट हड़ताल तक बात गई है, या इससे पहले मुज़ाकरात की बात हुई और मुज़ाकरात नहीं हो सके? देखिए, हमने 6 जुलाई को एक मीटिंग कॉल की थी पूरे पाकिस्तान की, जिसमें सिंध से बलूचिस्तान से पंजाब से सब मिलने में शिरकत की। उसके अंदर हमने फैसला किया था कि हम थर्सडे से हड़ताल करेंगे, वेडनेसडे में वॉशिंग बंद करेंगे। हमने आवाम की फलाह के लिए, आवाम की सहूलत के लिए 3 दिन का टाइम दिया था, जिसमें हमने अपनी सप्लाई बंद नहीं की और हमने हड़ताल फौरन नहीं की। इसके अंदर हमने 3-4 डेज का टाइम दिया था ताकि गवर्नमेंट कोई मुज़ाकरात करे, और हम भी मुज़ाकरात करने को तैयार है। अभी तक जो रास्ता थी उस तरह का नहीं हुआ। हाँ, बातचीत जरूर हुई है, लेकिन उस तरह के मुज़ाकरात का भी कोई रास्ता नहीं हुआ। कोई मुज़ाकरात अगर मुज़ाकरात हो जाते या कोई बात, ठीक है। तो इन कारोबारी मफादात के अंदर और हुकूमती कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ये जो प्यार मोहम्मद लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता है हुकूमत का और एसोसिएशन का, इसके अंदर एक अदद कंज्यूमर भी है जी, जो आपको भी जारी बात है प्रॉफिट देता है और पैसे पे करता है और हुकूमत को भी टैक्स देता है। उसका कोई ख्याल है आप दोनों स्टेक होल्डर्स को कि वो इसमें कितना सफ़र करेगा? हम लोग कंज्यूमर का ख्याल कर रहे थे, इस वजह से हमने दिन में पूरी सप्लाई की। हमने कल तक सारी सप्लाई की है। मार्केट में आटा 3 से 4 दिन 5 दिन का अवेलेबल है मार्केट। हमने कंज्यूमर को देखते हुए हमने मंडे को हड़ताल इसलिए नहीं की है, हमारी सैटरडे को मीटिंग नहीं की। हमने मंडे को हड़ताल ट्यूजडे नहीं, वेडनेसडे से नहीं। हमने ये 3 दिन बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में सप्लाई की है ताकि कंज्यूमर को प्रॉब्लम आ रही है।
और तो market में क्विकली कम से आप साहब कोई चांस है आपकी नेगोशिएशंस किसी नतीजे तक पहुंचने का कोई इम्कान है कि सूरत हाल ज्यादा खराब ना हो? हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए और हमारे प्रॉब्लम सुन लिए जाएंगे, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। जिसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आउट ऑफ 1000 ग्राइंडिंग चार्जेस। ठीक है आप सब टाइम सेगमेंट का खत्म हो गया और शो का भी। आपका बहुत शुक्रिया मौके पहुंचा। हुकूमत का मौके भी हम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिल वक्त थोड़ा कम है। इंशाल्लाह कल मजीद कोशिश करेंगे, अगर इस पर डेवलपमेंट होती है तो बात कर लें। फिल वक्त प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।